ओके, चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। अब शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे पॉपुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्लियरली बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ animals of same species that live in a given geographical area and share or compete for similar resources and potentially reproduce। मतलब वो स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, बर्ड स्पीसीज हो, कोई भी मैमल्स हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग भी हो, वो सारे लोग जो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, एक तरह के रिसोर्सेस को यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, है ना। और वही क्लाइमेट उनको सूट करता है, उसी तरह के रिसोर्सेस को यूज करके उनका जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो सेम तरीके से होता है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। वेटलैंड समझते हैं आप? वेटलैंड का मतलब है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर पानी हो, है ना। वो जरूरी नहीं है कि झील हो, जरूरी नहीं है कि पॉन्ड हो, रिवर हो, कोई भी एक एरिया जो थोड़ा बड़ा होता है और वहाँ पानी मोर और लेस ऑल ओवर द ईयर रहता है। तो वो जमीन गीली होती है, वहां पे पानी होते हैं, तो बहुत सारे स्पीसीज जो है वहां पे ग्रो करते हैं। तो कॉर्मोरेट भी एक तरह का स्पीसीज है, एक तरह का बर्ड है, एक तरह से ये कह लो। तो वेटलैंड में वो बर्ड रहते हैं, तो उसका एक पॉपुलेशन होगा, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया में रैट्स कितने हैं, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में यदि यहाँ वहाँ टीक वुड बहुत ज्यादा होता है तो कितना टीक वुड की कितनी ट्रीज हैं। या फिर एक छोटी सी प्लेट में, कल्चर प्लेट जिसे हम बोलते हैं ना, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो भी एक पॉपुलेशन ही हो गया। या एक छोटे से पॉन्ड में कितने सारे लोटस प्लांट हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज की कितनी है इस पर्टिकुलर एरिया में। फिर हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं, फिर ऑल ओवर बायोस्फीयर में वो कितनी होंगी, जहां जहां पे इस तरह के इकोसिस्टम हो, तो उस तरह को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो क्या, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी को क्या से समझेंगे आप? इकोसिस्टम ही होगा, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यस। लॉजी जहां पर भी लगाया जाता है वहां स्टडी के लिए उसको सिग्निफाई करते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए, कोई भी इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए, वहां पे कौन से स्पीसीज हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसी है, वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, फ्यूचर में वो कैसे हो सकते हैं, उनकी जेनेटिक्स क्या है, तो ये सब की स्टडी करने के लिए हमको पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस चीजों पे वो डिपेंड करती है? तो पहला सबसे आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट का क्या मतलब होता है कि इट रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, मतलब एक इंडिविजुअल पे कितना बर्थ हो रहा है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि कितने, जैसे कि 20 लोटस प्लांट हैं एक पर्टिकुलर पॉन्ड में, ठीक है। थ्रू द रिप्रोडक्शन, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है तभी नए प्लांट्स जन्म लेते हैं। तो 8 नए प्लांट जो हैं वो ऐड हो गए। तो अब उनकी करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई? 20। वो पहले थे 8, अब हो गए तो 28 हो गए। लेकिन पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं हम? पर इंडिविजुअल, पर प्लांट या पर स्पीसीज जो है वो कितना हुआ, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ तो कितने की हुई? 8 की हुई। पहले कितने थे? 20 थे, लेकिन रेट कितनी हुई, किस किस रेट से वो बढ़ रहे हैं या किस रेट से वो पैदा हो रहे हैं, इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम? बर्थ रेट निकालते हैं। तो अभी कितने हुए? 8 हुए। पहले कितने थे? 20। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस प्लांट पर ईयर, है ना। एक ईयर का हमने ये डेटा लिया है, तो इस तरह से बर्थ रेट निकालते हैं। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल पे 0.4 लोटस प्लांट ग्रो कर रहा है, बर्थ ले रहा है। ठीक है, अब इसको पर 1000 भी निकाल सकते हैं। इसको किस कैसे करेंगे आप? पर, ये पर कैपिटा है, पर लोटस प्लांट है,
और यदि 1000 में निकालेंगे तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100%। सेंट में कितना, सेंट यानी कि 100 में कितना, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से डेथ रेट भी निकालते हैं कि अगेन डेथ रेट भी जो है वो पर कैपिटा में निकालते हैं या पर 1000 में निकालते हैं। यहाँ पर कैपिटा में निकाली हुई है कि कोई भी पॉपुलेशन, एक सिंपल सी फ्रूट फ्लाइज का इन्होंने लिया है कि 40 फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो थे, उनमें से 4 जो हैं वो हर हफ्ते डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो कितनी डेथ रेट होगी, कितने मरे और कितने में से मरे, 40 में से मरे। तो इंडिविजुअली वो कितने हो गए, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। यहाँ पे पर वीक का निकाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने पर ईयर का निकाला था, यहाँ पे पर वीक का, यूनिट टाइम पे निकाल सकते हैं, पर डे, पर वीक, है ना, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह से। और जो तीसरी चीज है जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कहीं पर भी यदि रिप्रोडक्शन है, लिविंग बीन है, तो मेल और फीमेल 2 चीजें होंगी। तो पर फीमेल वो कितने हैं, पर मेल वो कितने हैं, जनरली फीमेल से निकाला जाता है। तो वो सेक्स रेशियो भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल्स एंड 40% इज मेल। ये कोई स्टडी से हमें पता चला कि 60% जो है, मतलब 100% में से 60% फीमेल है और 40% मेल है। मतलब 10 का यदि आप निकालेंगे तो 10 में से 6 जो है वो फीमेल्स हैं और 4 जो है वो मेल है। वो किसी का भी रेशो हो सकता है ना, डिपेंड करता है। पर ये समझ में आना चाहिए कि कैसे सेक्स रेशो इन्होंने बताया। ये एज पिरामिड है, इसका इतना यूज नहीं है। एक सिंपल ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से किस फेज में, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उस हिसाब से ये पिरामिड बना है। इसकी कोई एज सच खास इम्पोर्टेंस नहीं है। बस ये समझना चाहिए आपको कि पॉपुलेशन क्या है, क्या होती है और किन चीजों पे डिपेंड करती है। एक और टर्म आती है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जनरली यूनिट एरिया में, यानी कि 1 मीटर, 1 किलोमीटर, है ना, इस एरिया में कोई भी स्पीसीज की कितनी डेंसिटी है, कितने हैं वहां पे, कितने स्पीसीज जो हैं उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में रहते हैं। इसको प्रॉपरली कहा जाए तो इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम का ये मतलब है कि उसमें इन्होंने एयर को भी कंसिडर कर लिया, वाटर को भी कर लिया। तो पूरा जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि जो पिक्चर बता रहे हैं ये साइबेरियन क्रेन का है, भरतपुर सेंचुरी का, केवलादेव जिसका नाम है, निकल पड़ा था। तो उसमें जैसे यूनिट वॉल्यूम में जो इनकी क्रेन की जो डेंसिटी है साइबेरियन क्रेन की, वो एक साल में <10 है। एट द सेम टाइम उसी पॉन्ड में या उसके आसपास कोई और पॉन्ड होगा तो उसमें एक स्पीसी होती है, वो होती है क्लाइमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। ये भी एक तरह से एल्गी इसको कह सकते हैं हम, ग्रीन एल्गी होती है और ये यूनिसेल्यूलर होती है ना, एक ही प्रोटोजोआज में आते हैं ये। तो वो एक मिलियंस में हो सकते हैं उसी एरिया में, है ना। तो ये डेंसिटी बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीसीज उसकी कितनी सारी हैं। जैसे कि आप इसको ह्यूमन के लिए ऐसे समझ सकते हो कि 1 मीटर के एरिया में, या 1 मीटर नहीं कहेंगे, 100 मीटर या 200 या 1 किलोमीटर ले लेते हैं, यूनिट है तो 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अब ये डेंसिटी शहरों में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी, गांव में कम होगी। और जो आउटस्कर्ट्स हैं गांव के भी, जो बाहर का एरिया होता है या शहर के बाहर का एरिया, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी और भी कम होगी, क्योंकि दूर दूर रहते हैं लोग बाग। और शहरों में एक ही मकान में मोर देन 10 पीपल भी रह सकते हैं, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो इस तरह से हम डेंसिटी बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ।
अब किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, कब वो बढ़ेगी, कब वो कम होगी, तो वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है नैटालिटी, यानी इसको बी से डिनोट किया है, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो अब क्या क्या चीजें होती हैं इसको समझ लेते हैं। नैटालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। नैटालिटी का मतलब है बर्थ, कितनी बर्थ, कितना कितना जन्म हो रहा है, कोई भी जिस भी पॉपुलेशन को, जिस भी स्पीसीज को आप स्टडी कर रहे हो, तो एक गिवन पीरियड में कितना उसकी जन्म दर है, कितना वो बर्थ ले रहे हैं। मोर्टालिटी का मतलब है डेथ, उसी कोई पर्टिकुलर टाइम में कितने स्पीसीज जो हैं वो मर रहे हैं, है ना। तो ये जानना जरूरी है, बर्थ रेट जानना जरूरी है, डेथ रेट जानना जरूरी है। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का क्या मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज जो है एक सर्टेन एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया में चले जाते हैं। तो जहां वो जाते हैं उनको हम कहते हैं इमिग्रेशन, मतलब आना, है ना। कहीं छोड़ेंगे तो कहीं जाएंगे, तो जहां वो जा रहे हैं वहां पे वो एड ऑन करते हैं। तो it is a number of individuals of same species that have come from habitat from elsewhere during a given period of time। जैसे एक महीने में कितने आए या एक साल में कितने आए, कोई पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं वो वहां पर आई। तो ये यदि कोई एड ऑन होता है तो वो भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन यानी कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, कुछ चीजें जो है सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या करती हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं। तो यदि कुछ जा रही हैं बाहर तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो अगेन इफेक्ट होगी, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। So it is a number of individuals of a population who left the habitat and gone somewhere else during a given period of time। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने गए वो है एमिग्रेशन, कितने आए वो है इमिग्रेशन, कितनों ने कितनों की डेथ हुई वो है मोर्टैलिटी, कितनों ने जन्म लिया वो है नैटैलिटी। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब नॉर्मल यदि कंडीशंस हैं तो जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ पे वो किसका पड़ता है कि वहां पे बर्थ रेट कितनी है और डेथ रेट कितनी है। ठीक है, बर्थ रेट यदि ज्यादा है डेथ रेट से तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। और डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है किसी वजह से, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग जाएगी। और मोर और लेस वो सेम ही है, जैसे कि जितने ने बर्थ लिया मोर और लेस उतने उतनों की ही डेथ हो गई, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ये कब है, नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं किसी भी वजह से, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है ना, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, इकोनॉमिकल कंडीशन जैसे कि जॉब नहीं है या खेती किसानी है तो वहां पे पानी नहीं है ना, जमीन खराब हो रही है, या कोई इंडस्ट्री है और वहां से कोई गैस लीक हो गया या कुछ पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो हम उसको छोड़ रहे हैं, है ना। या फिर वॉर है या कोई भी अदर कैलेमिटीज हो सकती हैं, तो हम इंसान उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जहां हमने छोड़ा है वहां की पॉपुलेशन कम हो जाती है, जहां हम इमिग्रेंट्स बन के गए, जहां हम चले गए वहां की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन हैव इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फिर है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल जो है वो जनरली 2 तरह से बनता है, एक्सपोनेंशियल और एक है लॉजिस्टिक, ठीक है, ये लॉजिस्टिक लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है कि ई रेस टू पावर, पावर से मल्टीप्लाई होता है पॉपुलेशन, बहुत जल्दी बहुत फास्ट डबल होते चले जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पैरामीशियम जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका इन्होंने दिया है, वो खुद से ही मल्टीप्लाई, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, तो जैसे डे 1 को ये 1 था, फिर ये डबल हो गया, फिर ये 2 का 2 रेस टू 2 4 हो गया, 4 रेस टू फिर 4 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है।
तो इस केस में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जो, लेकिन हर जगह हर स्पीसीज का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ग्रोथ है, या जो भी स्पीसीज कितना जन्म लेगा, कितना वो सरवाइव करेगा, जस्ट अ मिनट, तो कितना वो सरवाइव करेगा, और ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, वहां के इकोसिस्टम में कितने रिसोर्सेस हैं उसके लिए। क्योंकि जीने के लिए उसको कुछ खाना भी पड़ेगा, और भी कुछ बहुत सारी चीजें, जो क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, जहाँ वो पैदा हो रहा है उसका मतलब जब जन्म लेता है उसके बाद में भी कुछ स्पीसीज को कुछ केयर की जरूरत पड़ती है, और कुछ थोड़े समय में ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो सरवाइव करने लग जाते हैं, पर सब स्पीसीज ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, स्पेस है, फूड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये जो रिसोर्सेस हैं, इन पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। अब यदि ये रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए, तो फिर जो है हर स्पीसीज जो है वो अपना फुल पोटेंशियल से ग्रो होगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मच्छर बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। कहीं पे भी आपने थोड़ा सा वो किया और फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिल गई, वो मल्टीपल टाइम्स, आज कम है, कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, और इस तरह से वो बहुत ग्रो होने लग जाएंगे। लेकिन कभी आप देखो कि जब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, बहुत ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी, तो उस केस में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, नजर नहीं आती है ना, पैदा नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हर स्पीसीज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करता है। कारण क्या है? रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, दे आर लिमिटेड। और रिसोर्सेज के अलावा भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं, वो ग्रोथ को कंट्रोल में रखती हैं, अनलिमिटेड नहीं होने देती। ठीक है, इसको एक ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ये जो रेड वाला है, ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है। और इसका जो शेप है वो आप देखो कि इंग्लिश का जो लेटर होता है जे, उस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये जे शेप्ड। तो हम अभी इसी की बात करते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा मैथमेटिकली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल मैथमेटिक्स हम समझ लेते हैं कि जैसे कि पॉपुलेशन साइज सपोज एन है, कैपिटल एन है, और बर्थ रेट पर कैपिटा जो है वो स्मॉल बी है, और डेथ रेट है जो वो है स्मॉल डी। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम, उसको हम किस तरह से बोलते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ this capital N, that is the population with respect to time। अब टाइम को ये इंडिपेंडेंट एक्सिस जो एक्स एक्सिस है इस पे शो किया है, और पॉपुलेशन जो कि वेरी कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हमने वाई एक्सिस पे शो किया है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई रेट से बढ़ते जा रहा है। मतलब टाइम उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसीलिए इसका जो शेप है वो जे शेप्ड का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, और ये बढ़ती ही चली जाएगी। मतलब ये कम टाइम में, मतलब यहाँ तक के टाइम में भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी पॉपुलेशन, है ना। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली कैसा होता है? जनरली ये कर्व जो है वो फॉलो होता है स्पेशली फॉर ह्यूमन। तो इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व मतलब ये देखो स्लाइटली एस की तरह शेप बना हुआ है इसका। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। ये डी बाई डी टी को इन्होंने इस तरह से लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। अब ये जो कैपिटल डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किस पे डिपेंड करता है? वो बर्थ और डेथ रेट पे डिपेंड करता है। तो इसको हम इन्होंने लिख लिया बी माइनस डी, है ना। तो ये इतनी ग्रोथ हुई, जितना बर्थ हुआ उसमें से डेथ को हटा दो तो इतना ये जो है ग्रोथ हुई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये रेट ऑफ चेंज जो है वो आ जाएगा। इसको इन्होंने आर से डिनोट किया है, स्मॉल आर से, तो बी माइनस डी की जगह आर एन लिख दिया है। तो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसको डी बाई डी टी ऑफ एन यू कैन राइट इट एज स्मॉल आर इंटू एन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब इसी को यदि हम लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले कर्व में देखें जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखो स्लोली ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये इतना ग्रो नहीं हो रहा है जितना टाइम बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली ये ग्रो हुआ यहाँ तक, है ना, स्लो ग्रोथ है। उसके बाद में ये प्रोपोर्शनेटली ग्रो हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन बिकॉज रिसोर्सेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, बाकी की जो कंडीशंस हैं वो एक तरह से सब सब जो जिन्होंने भी जन्म लिया उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या होता है कि डेथ भी होने उसी प्रोपोर्शन में होती है और कई बार ज्यादा होती है। तो ये जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद में ये इट एक्वायर्स अ कांस्टेंट स्टेट, ये k इज अ कांस्टेंट, तो ये यहाँ पर आकर के कांस्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा जो पॉपुलेशन है देखिए, जो ग्रोथ कर्व है वो दो तरह का है, एक एक्सपोनेंशियल, एक लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, सिग्मॉइड कर्व होता है इसका, इसका जे शेप होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है। एक तो मैंने बताया आपको कि रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड नहीं है। अब इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, ये एट अ टाइम 1 और 2 चाइल्ड को जन्म देते हैं, 2 भी बहुत कम होते हैं। उसमें भी आप पहले की जो साल देखें, आज से कुछ 20-30 साल पहले, तो जो डेथ रेट थी बच्चों की या जो विमेन हैं जो जिनकी डिलीवरी हो रही है, उनकी डेथ रेट ज्यादा थी, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। और एक जो लेडी है, एक जो फैमिली में एक लेडी है, उसका जो डिलीवरीज है, नंबर ऑफ डिलीवरीज वो बहुत सारी होती थी, है ना। और सारे ही बच्चे बच जाएं ऐसा नहीं होता था, कुछ ही बच्चे उसमें से बचते थे, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो या तो वीक होते थे या सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो डेथ रेट है वो उस समय ज्यादा होती थी। अब क्योंकि कम हो गई है तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, पर लेकिन उसका भी एक लिमिट है, उसमें भी सारे सरवाइव नहीं करते। कुछ कंडीशंस में कई लोगों की, क्योंकि रिसोर्सेस, मैंने कहा कि रिसोर्सेस इज अ मेजर फैक्टर, वो है ही नहीं इतनी कि हम उसको बिल्कुल अभी देखो आप, अभी भी आपको कई बार ऐसे सुनने में आता है पानी कम है ना, एयर पॉल्यूट हो रही है ना, बाकी के जो रिसोर्सेज है, खाना है, अनाज है, ये सब चीजें कम होती जा रही हैं, इसलिए वो महंगी होती जा रही हैं, है ना। और साथ में पेस्टिसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ, क्योंकि और इम्प्योरिटी भी बढ़ती जा रही है, पानी प्योर नहीं है, मिल्क आप लेते हो वो प्योर नहीं है, मतलब कितना ज्यादा चीजें जो है वो वेरी करती हैं, है ना। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ अब हम देख लेते हैं कि हर कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी स्पीसीज हो, उसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं होते हैं, इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। सो दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल्स, कंपटीशन आएगा ही आएगा, है ना, कि आपस में थोड़ा सा एक ही चीज है, लिमिटेड चीजें हैं, तो सब लोग जो हैं वो उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए compete करेंगे कि किसको वो मिल जाए, है ना। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो फिट होता है वही जो है इंडिविजुअल आगे सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोडक्शन में उसकी जो है भागीदारी हो सकती है ना। क्योंकि जो वीक है वो थका थका करके भी एक एज वो गेन कर सकता है, उससे ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसको हम इस तरह से समझते हैं। अभी जैसे कि कोविड आया, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए, क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, या रिसोर्सेज जो उनको अवेलेबल थे वो सफिशिएंट, उतने स्ट्रांग या उतना स्ट्रेंथ देने वाले नहीं थे, इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए। इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है, बहुत सारे जो मैमल्स हैं या बाकी हैं, बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं,
कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ थोड़े टाइम के बाद में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। बहुत लंबा समय तक या जो उनकी एज है वहां तक कम ही पहुंच पाते हैं। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है, ये जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। सो इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज enough resources to support a maximum possible number and beyond which no further growth is possible। इसी को हमने कहा है कैरिंग कैपेसिटी, कि कितनी उस रिसोर्स की, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितना कैपेसिटी तक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसको मैंने आपको वैसे समझा दिया था, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज शोज इनिशियली, ये लैग फेज है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ उतना नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन उस रेट से नहीं बढ़ रही है। उसके बाद में आता है फेजेस ऑफ एसेलरेशन। फेजेस ऑफ एसेलरेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन भी प्रॉपरली ग्रो कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। फिर है डी एसेलरेशन, यहाँ देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इसके बाद में वो कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, एंड फाइनली एजम्पटोर, एजम्पटोर मतलब ये एक फाइनली कांस्टेंट लेवल को शो करेगा। तो इसी को हमने वर्सल पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया बताया तो इनके नाम से है। बाकी आप ये याद रखेंगे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है प्रैक्टिकली, और उसका शेप क्या होता है, सिग्मॉइड्स, एस शेप का ये कर्व होता है। थोड़ा सा और इन्होंने इंटरैक्शन जो है वो बताया है, उसके लिए कितने तरह से इंटरैक्शन हो सकता है दो स्पीसीज के बीच में। तो एक है म्यूचुअलिज्म, एक है कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। क्या क्या चीजें होती हैं जब दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड हो, दोनों का फायदा हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, वो कहते हैं ना, म्यूचुअली आपस में दोनों को फायदा है, दोनों आराम से रह रहे हैं। कंपटीशन, कंपटीशन कब आएगा, कि जब चीजें कम हैं और दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए। जैसे कहीं ऑयल है, कहीं कोई रिसोर्स है और एक को भी चाहिए दूसरी कंट्री को भी चाहिए, बस लड़ रहे हैं तो दोनों को ही नुकसान होना है उससे। प्रिडेशन, प्रिडेशन में तो ऑब्वियसली जो प्रेडेटर है उसको फायदा होगा, जो शिकारी है उसको फायदा होगा, जो शिकार है उसको तो नुकसान ही होना है। ठीक है, पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म क्या होता है कि एक जो पैरासाइट है वो तो उसको तो मजे हैं, उसको कुछ करना नहीं है। वो किस पे बेस्ड है, उसका जो सारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो दूसरे पे बेस्ड है, तो होस्ट को हार्म हो रहा है। इसका एक एग्जांपल एक मुझे इंग्लिश में उसका नाम नहीं पता, अमर बेल करके एक होता है, एक सीधा लंबी सी स्टेम की तरह एक प्लांट होता है जो किसी भी ट्री पे चला जाए यदि, तो वो इतना ग्रो करता है, इतना ग्रो करता है। और जो ट्री, हाँ, अमरलत। अमर बेल, अमर बेल बोलते हैं। और जो ट्री है वो धीरे 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 जो है वो खत्म हो जाता है। आप उसको कितना ही काटो, कितना ही कुछ करो, वो एक नहीं तो दूसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ पे वो पूरी तरह से छा जाता है। तो इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल। तो इसको हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। पूरी तरह से मतलब वो खुद कुछ नहीं करता, खुद अपना कोई फूड नहीं बनाता, खुद कोई न्यूट्रिएंट्स अपने पैदा नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, बस दूसरों पे चिपक लिए। ह्यूमन में भी ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड है वो। और एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल जो क्या कहते हैं, खेत जोतते समय जो है बैल जो आगे आगे चलते हैं और खेत जोतते हैं, उससे जो वो निकलते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बर्ड्स का फूड होता है। तो वो तो इंसेक्ट्स के लिए या जो छोटे छोटे जानवर हैं उनके लिए तो वो बेचारे हार्म्ड हो जाएंगे उससे। तो
और जो दूसरा है उसको फर्क मतलब जो बैल है जो ये काम कर रहा है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और बेनिफिट किसको हो रहा है? जो बर्ड्स जो उसको खा रही हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सिर्फ इंटरेक्शन को समझने के लिए। अब इकोसिस्टम के जो है वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स का मतलब है ये है कि इकोसिस्टम जो है वो ये 4 चीजों पे घूमता रहता है। क्या क्या चीजें हैं? पहली है प्रोडक्टिविटी, पहला प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज का। फिर है डिकम्पोजिशन, भाई जो पैदा हुआ है वो खराब भी होगा, वो टूटेगा भी, है ना। तो डिकम्पोजिशन मतलब कि वो वापस उन्हीं तत्वों में मिल जाता है जिनसे वो पैदा हुआ। अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, इनके बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो उस प्रोड्यूसर पे या उस चीज पे डिपेंड करती हैं और उससे फिर दूसरा स्पीसी डिपेंड करता है। तो एक एनर्जी फ्लो, एक साइकिल बनता है। तो किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है उनके बीच में? अब एनर्जी फ्लो है, एनर्जी के लिए क्या चीजें जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उनके बीच में होती रहती है। तो ये जो 4 हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स माने जाते हैं इकोसिस्टम के। पहला है प्रोडक्टिविटी, उसको देख लेते हैं हम कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी जो है कोई भी चीज जो पैदा हो रही है अर्थ सरफेस पे, वो किसके कारण पैदा हो रही है? सोलर एनर्जी के कारण। तो बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है? सन है, सनलाइट है। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड टू सस्टेन, रहने के लिए, है ना। एक बार कोई चीज पैदा हो गई लेकिन उसको वहां पे रहना भी है कुछ समय तक। यदि ये सनलाइट खत्म हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो टू सस्टेन एंड टू फंक्शन एंड टू ग्रो वी नीड सनलाइट। अब अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास का क्या मतलब है? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है उसको हमने कहा है बायोमास। आप 1 मिनट मुझे देंगे, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. हाँ। तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्टिविटी। तो अमाउंट ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास का क्या मतलब है? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो सारा ऑर्गेनिक मतलब लिविंग बीइंग का जो मैटर है वो विच इज प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको कहा है प्राइमरी प्रोडक्शन। इसमें 2 चीजें आपको जानना जरूरी है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है? तो हम पहले बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि जो चीज सबसे पहले पैदा हो रही है, जिसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, और किसी स्पीसीज की या और कोई लिविंग बीइंग की जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द नॉन लिविंग बीइंग, जैसे कि सनलाइट है ना, वाटर है, एयर है, इसको यूज करके कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो पैदा हो रही है, उसको हमने कहा है प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। ये अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा है प्राइमरी प्रोडक्शन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेट। जो है यहाँ पे ना, इसकी यूनिट जो है वो ग्राम इंटू मीटर होना चाहिए, मीटर रेस टू माइनस 2,
है ना, क्योंकि वेट है ना ये, इसलिए वेट जनरली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये होगा ग्राम्स इनटू मीटर रेस टू -2, ठीक है। और ये एनर्जी जिसको कि किलो कैलोरीज में हमने एक्सप्रेस किया है, ये भी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर, एक यूनिट एरिया के अंदर कितना एनर्जी जो है, कितना प्रोडक्टिविटी है, उसका वेट कितना है, या फिर वो कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। एंड रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितने रेट से वो प्रोडक्शन होता है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, कि कितना प्रोडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर एरिया की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। जैसे कि इन्होंने पर ईयर निकाला है, तो पर ईयर निकालने के लिए उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से मीटर आएगा, ग्राम इंटू मीटर -2 पर ईयर, ठीक है। पर ईयर निकाला है तो ईयर को इन्होंने ऊपर ले गए तो ये -1 हो गया है, पर ईयर है ये, ठीक है। उसी तरह से ये भी है किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि कितना उसने प्रोड्यूस किया एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी जो जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, और उसने कितना फोटोसिंथेसिस करके उस एनर्जी को पैदा किया है। सो इट इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली लाइट के प्रेजेंस में जो सबसे पहले जो अर्थ पे आया है, अर्थ सरफेस पे आया है, फॉरगेट अबाउट द एनिमल्स और अदर स्पीसीज, वो है ग्रास, जनरली ग्रास या फिर छोटे छोटे प्लांट्स, है ना। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कितनी प्रोड्यूस हुई, उन्होंने कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, जो पूरा प्रोडक्शन है, पूरा प्रोडक्शन उसको कहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब उसमें से कुछ जो एनर्जी है या कुछ जो प्रोडक्टिविटी का कुछ एनर्जी वो अपने लिए भी रखेगा, है ना। तो वो ग्रॉस में से यदि हम माइनस कर दें तो जो बचा हुआ है उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स। मतलब जो बच गया है वो ऑब्वियसली जो उसका इंटेक करेगा, जो वो घास खाएगा या प्लांट को खाएगा, है ना, वो उसके वो एनर्जी, ऑब्वियसली वो भी क्यों खा रहा है उसको, क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वो जो एनर्जी जो इनटेक वो करेगा इसको खा के, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, सारे प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपनी अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए। जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपने आप वो कर लेते हैं, अपना फूड वो खुद बना लेते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वो हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो कि उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। दैट इज एनपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस मतलब अब जो इसने इनटेक की, जो अपने लिए रखा है, वो भी कहीं ना कहीं वो यूज होगा, ग्रोथ में होगा, डेवलपमेंट में होगा, है ना, थोड़ा सा वो रेस्पिरेशन में भी जाएगा। तो उसको माइनस करके जो चीज बचती है वो दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाती है, उसको हमने कहा है एनपीपी, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो घास है या ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिन जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो किसी एनिमल ने या किसी दूसरी स्पीसीज ने खाया, तो अब क्या होगा कि इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब इसने इसको कंज्यूम किया तो ये अपना कुछ बायो प्रोडक्ट बनाएगा, अपना एक्सक्रीटा, उसका जो जो भी वो इनटेक करेगा,
और बहुत सारी चीजें खाएगा, एक चीज ये खाए एक चीज हो, तो अंदर कुछ और न्यूट्रिएंट्स डेवलप होंगे, उसका ग्रोथ साइकिल अलग होगा, उसका एक्सक्रीट जो वेस्ट है वो अलग होगा, तो वो हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. So primary productivity varies in different ecosystems because it depends on किस किस पे डिपेंड करता है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर एरिया की, हर रीजन की, हर इकोसिस्टम की अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा ग्रो हो सकता है वो उस पर डिपेंड करेगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर डिपेंड करेंगे. कौन कौन सा जो लैंड है, जो सरफेस है, उसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे जो है प्लांट्स का ग्रो करेंगे. ठीक है. और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट वो कैसी है, वहां पे जो प्लांट हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, उनको कितना फोटो उनको चाहिए, कितना लाइट चाहिए, वो कितनी लाइट को वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको अपने फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उस पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे डिपेंड करेगी. तो इस तरह से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत सारी चीजों पे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, और उस पे बेस्ड है फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि बाकी जो एनिमल्स है उस पे सर्कुलेट होती है. अब एनुअल, इन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो होल बायोस्फीयर की इन्होंने बताई है, वो है 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. मतलब इतनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब इसमें से 170 बिलियन टन्स में से जो 70% है, 170 बिलियन टन का 70% ऑफ द सरफेस वो किसकी है, वो ओशन की है. जबकि ओशन कितना है, सॉरी, 170 बिलियन टन्स में से 55 बिलियन टन्स जो है वो ओशन का कंट्रीब्यूशन है. ओशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 55 बिलियन टन सिर्फ. जबकि जो सरफेस का 70% जो है वो क्या है, वाटर है, वो ओशन है. और 30% जो है वो टेरेस्ट्रियल एरिया है. तो 30% में जो रेस्ट ऑफ 170 में से आप ये 55 हटा दो, तो बाकी जो मोर देन 110 बचता है वो किसका है, वो टेरेस्ट्रियल का है. जबकि टेरेस्ट्रियल एरिया कितना है, ओनली 30% है. ठीक है. तो ये जो है हमारा पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी खत्म होता है. नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन. तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. अब प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया. अब आता है डिकेइंग प्रोसेस. डिकेइंग मतलब कि जो लिविंग बीइंग है वो कभी ना कभी तो डेड हो गई होगा, उसकी डेथ हो गई होगी. अब डेथ होने के बाद में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है. प्लांट्स एक अलग तरह से डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन, है ना. वो वैसे ही शेप और साइज में नहीं रहते हैं. उनका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उनके अंदर है, वो वैसे का वैसा नहीं रहता है. धीरे 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 डिके हो जाता है, उसके बाद में डिकम्पोज हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है. मतलब ये है कि जिन तत्वों से वो मिलके बना है, वापस से उन्हीं में वो स्प्रेड आउट हो जाता है, उन्हीं में वो मिल जाता है. तभी ये कहते हैं कि पंचतत्व में ऐसा बोलेंगे. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में वो मिल जाता है वापस. तो उसकी क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो हम देख लेते हैं. तो डिकम्पोजिशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि इट इज जस्ट अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर. क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर हम कैरी करके रखते हैं वो इतना इजी नहीं हो, मतलब उसको इजीली आप इक्वेशन में या उसको समझा नहीं सकते. बहुत सारी चीजें होती हैं. कोई भी एक प्लांट है, उसका एक अलग ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन है. एक अलग स्पीसीज है, बर्ड है, एनिमल है, उसका एक अलग कंपोजिशन है. ह्यूमन बीइंग है, उनका एक अलग केमिकल कंपोजिशन है. मतलब वो अलग अलग तरह का ऑर्गेनिक मैटर को कैरी करते हैं. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिकम्पोज जब हो जाता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं उसमें, तो वो किन किन चीजों में टूट जाता है, कुछ गैसेस में चला जाता है, कुछ वाटर जो है उसके अंदर, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो है सॉइल में या फिर मिट्टी में या जमीन के अंदर या हवा में, इस तरह से
चले जाते हैं चीजें। अब ये जो डिकम्पोजिशन है, इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन भी उसमें है, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, और भी बहुत सारे, नाइट्रोजन का फॉर्म होगा, कुछ सल्फर का फॉर्म होगा, है ना। बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स में भी है, ऑर्गेनिक मैटर्स में भी है, और कुछ कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो जो इस ये जो प्रोसेस है डेड एनिमल की डिकम्पोजिशन की, तो इसको जो रॉ मटेरियल जो है फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब क्या हो गया, एक तरह की ये प्रोसेस ही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का डिग्रेडेशन जो होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है डेड एनिमल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं डेट्रिटस। अब डेड जो है वो प्लांट की लीव्स भी हैं, जैसे ही प्लांट में लगी हुई हैं, ट्रीज में जो लीव लगी हुई हैं वो लाइव हैं। जैसे ही वो टूट के धीरे धीरे उनका टाइम खत्म होता है, वो पेल हो जाती हैं, धीरे धीरे से वो पेड़ से अलग हो जाती हैं, और फिर उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। उसी तरह से लिविंग बींग्स भी हैं, जो जानवर हैं या जो ह्यूमन हैं, उनका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स के, ये जो डिकम्पोज होते हैं, इसी को जो डिट्रिटिस को यदि हम और प्रॉपरली बोला जाए, डिट्राइटस क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स और एनिमल्स, और उसका जो डिस्चार्ज है ना, इनटू फैकल मैटर में, है ना, डाइजेस्टेड वेस्ट होता है, मटेरियल्स फ्रॉम ह्यूमन एंड मैमल्स। अब ये जरूरी नहीं, अब जैसे कि लीव्स हैं तो वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन एक जो लिविंग बीइंग है, जो एनिमल है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसके अंदर इंटेस्टाइन भी है, उसने जो खाया पिया होगा उसका वेस्ट भी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सभी को डेट्रिटस, डिट्राइटस बोला गया है, ठीक है, कॉमन वर्ड दे दिया गया है। अब इसके कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसके स्टेप्स होते हैं 5। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फिर है लीचिंग, फिर है कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये जनरल 5 जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे बताई गई हैं। इसको मोर और लेस प्लांट जो है, वेजिटेशन जो है प्लांट के लिए भी, और जो एनिमल जो है उनके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया कि फिजिकल ब्रेकडाउन जो होता है डेट्रिटस का इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उसको हमने कहा है फ्रेगमेंटेशन। और जो ये काम करते हैं जनरली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, है ना, इसको इनको बोला गया है डेट्रिटिवोरस, जो ये काम करते हैं, ठीक है। जस्ट अ ब्रेकिंग डाउन फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, जो फर्स्ट ग्रॉस स्ट्रक्चर जो है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में या डिकम्पोज हो जाता है, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाता है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस पर काम करने लग जाती हैं, क्योंकि जो जो डेड है वो ना हिल सकता ना डुल सकता, और जो सारा जो इंटरनल सिस्टम है उसका सब खत्म हो गया है, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, वो टूटने लग जाता है, उसको कहा है फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम यदि वो वहीं पड़ा है, तो उसके बाद में जो उसका वाटर कंटेंट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर कंटेंट होगा, बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो वो वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस जो है जमीन में चले जाते हैं, एंड प्रेसिपिटेट्स एंड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। उसका जो फॉर्मेशन है, जैसे धीरे 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 नीचे 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 नीचे, कई बार हमने पढ़ा भी है कि उस खुदाई में इसके ये फॉसिल्स मिले, या ये पहचान मिला, या इसका ये एग मिला, है ना, वो नीचे धीरे धीरे दब जाते हैं, उनका वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं, है ना। वो जो वाटर कंटेंट है वो तो धीरे धीरे इस सॉइल में मिल जाता है, और वापस से
सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में बदल के और फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए वो एक मैन्योर का काम करता है। ठीक है, इसको कहा है लीचिंग। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ डेड ट्रेस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम। अब यदि वो चीज वहीं पड़ी हुई है तो क्या होता है, उसमें जो फंगस है वो या बैक्टीरिया है वो जन्म ले लेते हैं और वो उसको फर्दर डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस से, है ना। तो उसको कहा है कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या होगा कि वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से मिट्टी जैसा ये हो जाता है, उसका फॉर्म पूरी तरह से, जो ओरिजिनल फॉर्म था, फिजिकल फॉर्म, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये सॉइल में ही उसका उसमें मिक्स हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन अ सॉइल, उसका जो कलर है वो भी डार्क हो जाता है। आपने ह्यूमस या मैन्योर कभी यूज किया हो, खाद जो ऑर्गेनिक, वो इसी तरह की होती है और इसी तरह से जो है कुछ अर्थ फॉर्म को उसमें छोड़ा जाता है ताकि वो उसको पोरस बना देते हैं, है ना। और उसके जो इसका जो वेस्ट है अर्थ फॉर्म का, वो भी उसमें एड ऑन हो जाता है। तो जो जो हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं या जो हम जो प्लांट वेस्ट, जो हम कहते हैं किचन वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, उसको हम एक जगह डंप कर देते हैं और फिर उसका जो प्रोसेस होता है कुछ महीनों में, तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है उसमें? डिकम्पोजिशन ही होता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो बायल एक्शंस होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्मते हैं और वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिकम्पोज करने के बाद में, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो माइक्रोब्स जो हैं वहां पर, वो भी अपने न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, तो डिकम्पोजिशन होता है। हालांकि इट्स अ स्लो प्रोसेस और इसमें इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। इसी को हम उसको ह्यूमस कहते हैं, मैन्योर कहते हैं या खाद कहते हैं। लास्ट है मिनरलाइजेशन। अब सारे जो मिनरल्स हैं इसमें आ गए और वो वापस वैसे के वैसे मिल गए उसी जमीन में जहां से वो पैदा हुए थे। ठीक है, इट इज अ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज हो गया, इनऑर्गेनिक का मतलब है वाटर कंटेंट अलग, है ना, सॉलिड अलग, गैसेस कंटेंट अलग। उसमें बहुत सारी गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल का वो वेस्ट है या कौन कौन से डेट्रिटस है वो। तो इस तरह से ह्यूमस एंड सम माइक्रोब्स के एक्शन से वो उसी में मिल जाता है। तो डिकम्पोजिशन का ये एक सिंपल सा चार्ट है कि ये ट्री है, ये यहाँ से लीव्स टूटी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट्स हैं, इन्होंने इसको खाया, इसको डिकम्पोज किया, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर फिर ये इंसेक्ट्स बोलेंगे इसको, फंगल जो है वो जन्म लिए, बैक्टीरिया जन्म लिया, है ना। इस फंगस को किसी और एनिमल ने इसको खाया, है ना, और फिर इसको क्या बना दिया, एक सॉइल में ही मिक्सअप कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके जो वेस्ट हैं, है ना, बायोलॉजिकल जो वेस्ट है, वो सब मिल करके अगेन इट बिकम्स अ ऑर्गेनिक रिच सॉइल। और वहां पे यदि किसी का भी बीज पड़ जाता है तो अगेन इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। तो ये एक प्रॉपर डिकम्पोजिशन का चार्ट है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया है। कल हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आगे शायद आपकी क्लास है, तो आज क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, कल ले लेंगे। कल इसको जितना भी मैंने आज करा दिया इसको थोड़ा सा आप देख के आए, तो एक रिकैप कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग भी कर देंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आज के लिए इतना ही।